आदमी अपने अपने ज़िले में अगर ये काम करने लगा ना, और 5 साल का रिकॉर्ड अगर आ गया हर थाने का, नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में हमें पुरुष सहयोग बनाने के लिए ऐसे कौन सी कदम उठाने चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट जो है ना कानून बदलने पे मजबूर हो जाए, पुरुष सहयोग बनाने पे मजबूर हो जाए। हालांकि काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, मैं 2013 से लगातार देख रहा हूँ कि पुरुष आयोग के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, लोग बड़े बड़े संगठन बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं, लोगों को जानकारियां सर्कुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से पुरुष आयोग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर में हमें किस तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, सिर्फ किसी एक परिवार के लिए नहीं है, ये ऐसे लाखों करोड़ों परिवारों के लिए है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके खिलाफ में या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ में अगर कोई केस फाइल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर आ सकता है। कोई भी नहीं बचा है। ये ऐसी एक आग है जो अपने घर में लगी है ना, तो चिंगारी दूसरे घर में जरूर जानी है। तो आज इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो ज्वाइन बटन है उस पर अगर आप लोग सहायता करना चाहते हैं तो आप लोग सहायता कर सकते हैं। मैंने जैसा कि सोचा है कि हमारे यहाँ आगरा अदालत में अगर कोई गरीब, कोई असहाय, अगर किसी भी तरीके से अगर परेशान व्यक्ति अगर आता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अगर ख़राब है तो उसके लिए हमने फ्री मुकदमा लड़ने के लिए ऑलरेडी हमने पेशकश की हुई है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो निर्दोष पुरुष हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके माँ बाप जो हैं, उनको अदालत में कानूनी रूप से बचाया जा सके। अगर आप लोग हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप जरूर ले लें, हमारा सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का मेरा ये टॉपिक है कि पुरुष आयोग के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा कि जब 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया जैसा जब कांड हुआ तो महिलाएं जो हैं, महिला संगठन जो हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे, मोमबत्तियां जलने लगी थी, पूरे देश में एक रोष पैदा हो गया था और रातों रात कानून बदल गया और पॉस्को जैसे कानून में अमेंडमेंट हुए, पॉस्को जैसे कानून बन गए। और आज की डेट में अगर सही पूछा जाए तो अगर किसी को नीचा दिखाना है, अगर किसी को परेशान करना है, तो वो पॉस्को का कानून जो है ना, वो आज लोगों के लिए बहुत मुसीबत की जड़ बन रहा है। अगर आपका किसी से कोई विवाद हो जाता है, बच्चों का सहारा लेके ना आप किसी का जीवन तहस नहस कर सकते हैं। ये पॉस्को का जो केस है, ये पूरी तरीके से दुरुपयोग किए जा रहे हैं, अधिकांश मामलों में इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से 498A जो है, इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग वही महिलाएं कर रही हैं जिनको अच्छी तरीके से पता है कि पति जो है सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो अच्छी इनकम उठा रहा है, और अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके खिलाफ में कई सारे मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह से मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं ताकि कि एक सीधा इंटेंशन रहता कि आने जाने में इसको दिक्कत हो, परेशान हो, ये सारी चीज़ें हों। तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं अगर बाहर रह रहे हैं और आपके मुकदमे जो हैं आपके खिलाफ में किसी अन्य स्टेट में है या अन्य ज़िले में है और आपको परेशानी अगर हो रही है आने जाने के लिए, तो आप थ्रू काउंसिल परमानेंट एजम्पशन के लिए, परमानेंट प्रेजेंट रहने के लिए आप छूट मांग सकते हैं। CRPC का सेक्शन 205 के तहत में ना आप थ्रू काउंसिल भी आप अपनी डिटेल ले सकते हैं, अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। जैसा कि आपने अतुल सुभाष के केस में देखा कि उसने कहा कि 120 तारीखों पर मुझे अदालत में आना पड़ता था, तो मेरा सीधा सा कहना है कि भाई 120 तारीखों में आपको आना पड़ता था, स्पीडी ट्रायल का आदेश था अदालत, आप इसको थ्रू काउंसिल भी करवा सकते हैं। 205 CRPC की एप्लीकेशन लगती थी। BNSS का जो सेक्शन है उसको आप देख लेना कौन सा इसमें लागू होता है अभी, क्योंकि 205 की जगह पे इसको चेंज कर दिया गया भारतीय न्याय
सुरक्षा संहिता में। इसमें आप थ्रू काउंसिल अपने मुकदमे को लड़ सकते हैं। जब आपको ज़रूरत होगी तब आप अदालत में जा सकते हैं और इसके लिए आपको बाकायदा न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ेगी। एप्लीकेशन आपको मूव करना पड़ेगा कि साहब हम इतनी दूर से आते हैं और हम थ्रू काउंसिल अपना ये केस करना चाहते हैं, हमें छूट दी जाए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें कि 205 सीआरपीसी के तहत में व्यक्तिगत उपस्थिति पे रोक लगाई गई है और थ्रू काउंसिल मुकदमे लड़े गए हैं। तो अगर आपके साथ इस तरीके की स्थिति अगर पैदा हो रही है तो आप लोग मूव कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आपने देखा कि जब निर्भया केस जब हुआ ना 16 दिसंबर 2012 को, तो लोगों में एक मसाल जग गई थी, चारों तरफ हो हल्ला हो गया था, एक रोष पैदा हो गया था, बहुत निंदनीय घटना थी वो। उसी तरीके से मिलती जुलती ये घटना है जो अतुल सुभाष के साथ में हुई है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने चैनल को चमकाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लोगों की जो अतुल सुभाष की फोटो लेके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सारी एक संवेदनशील एक मुद्दा है। इस पे एक पुख्ता तरीके से, सेंसिटिव तरीके से आवाज उठानी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बात आ जाती है, चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि आखिर में ये पुरुष आयोग बनेगा कैसे है। आपने देखा होगा कि शायद 1-2 साल हो गए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। रिट याचिका में सिंपल तरीके से कहा गया था कि साहब पुरुषों की आत्महत्या जो है ना वो महिलाओं से कहीं ज़्यादा है। आंकड़े दिखाए गए थे उसमें। लेकिन मेरे भाई आप ये बताओ, अगर पुरुष कोई आत्महत्या कर रहा है उसकी एफआईआर कभी कोई थाना दर्ज करता है क्या? जब वो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड जो है ना उसमें नहीं आएगा। जब एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा तो फिर आंकड़ा कैसे पता चलेगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो पुरुषों की जो बात की जा रही है इसका एक पुख्ता आंकड़ा लेके आओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दहेज उत्पीड़न के वजह से ही, इन मुकदमों के वजह से ही ये लोग आत्महत्या, वजह कुछ और भी हो सकते। तो इस रिट को खारिज कर दिया गया था। अब आपको क्या करना है, अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आए, सही लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपने देखा होगा कि आपके थानों में, आपके ज़िले में हर जगह एक महिला थाना बना हुआ है। आपके ज़िले का एक अधिकारी है, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चाहे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, चाहे सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, हर ज़िले का एक अधिकारी होता है। आप वहाँ पे एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई में पूछ सकते हैं कि पिछले 5 सालों में 498 ए के कितने मुकदमे दर्ज हुए और 498 ए में कितने लोग बरी हुए 5 साल के अंतर्गत। ये जब आरटीआई से आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे ना, सारे जिलों के हर आदमी अपने अपने जिले में अगर ये काम करने लगा ना और 5 साल का रिकॉर्ड अगर आ गया हर थाने का, और इन रिकॉर्डों के साथ में अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अगर हम पीआईएल दाखिल किए तो हम बता सकते हैं कि साहब जो लोग, जिन लोगों पे ये मुकदमे दाखिल किए गए थे, ये मुकदमे फर्जी थे। अदालतों ने सबको निर्दोष बरी किया है और इतने लोग एक्विटल हुए हैं, बरी हुए हैं। तो ये आंकड़ा एक ले जाके आप सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकते हैं और अमेंडमेंट की मांग कर सकते हैं, कानून में बदलाव की। मैं जानता हूं कि सबसे ज़्यादा जो महिला है ना वो 498 का दुरुपयोग कर रही है। जो असल पीड़ित जो महिलाएं हैं ना वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाई हैं। अगर घर से बाहर निकली भी हैं तो वो थाने तक ही सीमित रह गई है और घर वापस लौट गई है। जो शादी करने का जो ट्रेंड चला है ना कि सरकारी नौकरी में ही पति होना चाहिए, ये मालूम किस लिए? ये सिक्योर करने के लिए है कि लड़की किसी तरीके से सिक्योर रहे। क्योंकि सरकारी नौकरी में आप किसी को भी ट्रैप कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आपको लगता है कि आधा हक है, आधी नौकरी है, अगर इसको कुछ अगर खतरा हो गया तो नौकरी हमारे पक्ष में आ जाएगी, हमें पैसा मिलेगा, हमें ये मिलेगा। इसलिए ये लोग करते हैं। तो अपने स्तर की लड़की अपने एजुकेशन के बराबर, अपने जीवन यापन के बराबर, अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको रिश्ता देखना चाहिए। तो सब लोग अपने अपने ज़िले में आरटीआई फाइल करें और आरटीआई में पूछे कि विगत 5 सालों में कितने 498 के मुकदमे दर्ज हुए, उनकी संख्या ली जाए और कितने लोग इसमें बरी हुए हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स जो है ना अगर एक फ्रंट पर रखे जाएंगे तो शायद कुछ हो सकता है। मेरा मानना यही है।
अगर आप लोगों को कुछ और सुझाव लगता है ना, तो आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि 498 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, CRPC 125 ख़त्म हो जाए, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें जो आपने देखा कि 2012 के बाद से, जब से ये अरेस्टिंग बंद हुई है इसमें 498A में, तब से पुरुषों ने भी इसका खूब फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। अगर 498A और 125 वगैरह अगर ये बंद हो गए तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ, जहाँ एविडेंस एक्ट है, जहाँ से इससे संबंधित है, उसमें बदलाव, क्योंकि ये जो मुकदमे हैं ना, इसमें स्पष्ट तरीके से कि जो साबित करने का जो भार है ना, वो प्रतिवादी पे है, यानी पति पक्ष पे है। तो ये साबित करने का जो भार है ना, और मुकदमों की तरह वो प्रोसिक्यूशन पे होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों को रिलीफ मिल सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।